अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, यह है आपका अपना चैनल हॉरर का नशा, जहां आपको सच्ची और डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, कुछ कहानी ऐसी होती हैं जो लोग मुझे भेजते हैं या मुझे बताते हैं, और कुछ होती हैं जो मैं खुद देख चुका हूँ। तो ये कहानी ऐसी है जिसमें से लगभग 70-80% चीज़ें जो है वो मैं खुद देख चुका हूँ। दोस्तों, इस कहानी में आप बने रहना, इसमें आपको बहुत चीज़ें सुनने और समझने को मिलेंगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, 18-19 साल की उम्र से मुझे वर्कआउट करने का काफ़ी शौक़ था। तो मैं अपने घर पर ही कुछ सामान ले आया था, जिससे मैं ठीक ठाक वर्कआउट कर लिया करता था। फिर करीब मैंने 7 साल पहले लक्ष्मी नगर में एक जिम ज्वाइन किया। जिम के ओनर का नाम बदलकर मैं विशाल रख देता हूँ। तो विशाल भाई से हमारी कुछ अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि मैं भी ठीक ठाक तगड़ा था और विशाल भाई भी। और कई बार हम लोग वर्कआउट साथ में भी किया करते थे और काफ़ी अच्छा वेट लगाते थे, यानी काफ़ी हेवी वेट। पर कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती थी जिसमें लोअर बैक का यूज़ ज़्यादा होता है, यानी रीढ़ की हड्डी का नीचे वाला हिस्सा। तो वो एक्सरसाइज वो नहीं किया करते थे। जैसे डेडलिफ्ट हो गई, एब्स की कुछ वर्कआउट हो गई, जिसमें थोड़ा सा निचले हिस्से को मोड़ना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। तो मेरी तो उनसे अच्छी दोस्ती थी और अभी भी है। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप ये वाली एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो है कमर में दर्द रहता है, जिसकी उन्होंने काफ़ी जांच भी कराई थी। वो कहते थे कि शायद डिस्क में कोई प्रॉब्लम है। कई बार वो फिजियोथेरेपी भी कराने जाया करते थे। 7-8 सालों से मैं एक चीज़ और नोटिस कर रहा था कि उनके जिम में काफ़ी कम लोग आते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 और 25, कभी कभी तो 5-7 ही रह जाते थे। जिम की फ़ीस 1000 रुपये है और जो जगह जिम के लिए ली गई है उसका किराया पहले 25,000 था और अब 40,000 है। जबकि यहाँ आसपास के जितने भी जिम हैं उनसे ज़्यादा और अच्छी जगह है, मशीनें भी अच्छी हैं। फिर यहाँ इतने कम लोग क्यों आते हैं? मैं 7-8 सालों से यही सोचता था कि विशाल भाई शायद ये जिम बंद कर देंगे। आखिर उन्हें जिम से लगातार नुकसान ही तो हो रहा है। दोस्तों, मैंने इस कहानी में जगह का और जिम ओनर का नाम बदल रखा है, पर 7-8 सालों के बाद भी वो लगातार जिम चला रहे हैं। आज से करीब 2-3 साल पहले की बात है। विशाल भाई कहीं कंपटीशन खिलाने के लिए 2-3 लड़कों को साथ लेकर कहीं गए हुए थे। सर्दियों के दिन थे। मैं गर्मियों में वर्कआउट सुबह और सर्दियों में शाम को करता हूँ। तो विशाल भाई उस दिन जिम की चाबी किसी और लड़के को देकर गए थे, जिसका अजीत नाम था। जिम शाम को 5 बजे खुलता था और मैं जिम 6 बजे आता था। तो उस दिन जब मैं अपने एक दोस्त के साथ जिम पहुंचा तो मैंने देखा कि अजीत बाहर रोड पर ही खड़ा था और हमारा जिम 2nd फ्लोर पे था। अजीत के हाथ में जिम की चाबी थी। तो मैंने उसको पूछा कि बाहर क्यों खड़ा है। तो उसने बताया कि उसने 5 बजे जिम खोल दिया था और जिम में कोई नहीं था। तो अजीत अपने मोबाइल में लगा हुआ था। तभी एक 10-12 साल का छोटा बच्चा अजीत के पीछे से निकलता हुआ उसकी लेफ़्ट साइड से बाहर गेट की तरफ चला गया। अजीत को लगा कि शायद कोई बच्चा जिम में आ गया होगा। वो उसे इग्नोर करके फिर मोबाइल में लग गया। 5 मिनट बाद फिर वही बच्चा अजीत के पीछे से उसके राइट साइड की तरफ से होता हुआ वापस जिम में आया। अजीत ने इस बार उसे देखा और उस जिम में एक छोटा सा चेंजिंग रूम है, वो उधर चला गया। अजीत भी उसके पीछे पीछे वहीं चला गया। उसने चेंजिंग रूम का दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। अजीत इस घटना से इतना घबरा गया कि उसने जिम को लॉक किया और नीचे उतरकर रोड पर खड़ा हो गया। उसने ये सब बात मुझे बताई तो मुझे लगा इसे कुछ वहम हो गया होगा। मैंने विशाल भाई को फ़ोन किया कि अजीत बहुत डर रहा है। वो बोल रहा है कि उसने जिम में किसी बच्चे को देखा है। तो उधर से विशाल भाई ने
10-12 साल का बच्चा होगा। मैं सुनकर हैरान रह गया कि विशाल भाई को कैसे पता चला। तो उन्होंने बताया कि यहाँ ये बच्चा आता जाता रहता है, मैंने कई बार देखा है। एक बात मैं और बता दूं आपको कि विशाल भाई बहुत निडर टाइप का बंदा है, किसी भी चीज़ से डरता नहीं है और इन चीज़ों से डरता नहीं है। और कई बार वो जिम में अकेला ही होता है और विशाल भाई की जो बातें होती हैं वो कुछ रहस्यमय होती हैं, क्योंकि कई बार वो कोई बात बताते बताते बीच में ही रुक जाते हैं और टॉपिक चेंज कर देते हैं। अब चलते हैं उस बात की तरफ जिससे ये कहानी मेरे सामने आई। दोस्तों, अभी करीब अगस्त के महीने के शुरुआती दिन थे, लगभग 30-35 दिन पहले की बात है कि मैं जिम में गया तो विशाल भाई अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनके आगे एक टेबल रखी है, टेबल बोलूँ या काउंटर बोलूँ, उसमें 1-2 दराज भी हैं सामान रखने के लिए, और उस काउंटर के ऊपर हमेशा काफ़ी सामान रखा रहता है, जैसे रजिस्टर, मोबाइल, पेपर वेट, ऐसी कई सारी चीज़ें रखी रहती हैं। तो जो भी एक्सरसाइज करने आते बंदे वो अपना मोबाइल भी वहीं उसी टेबल पर रख देते हैं। तो मैं विशाल भाई के पास गया तो उस काउंटर पे एक शेकर रखा था। शेकर यानी वो बोतल जिसमें प्रोटीन वगैरह मिक्स करके पिया जाता है, प्रोटीन BC है कुछ भी। तो उस शेकर में करीब 250 ml पानी था। जैसे ही मैं काउंटर के पास पहुंचा तो वो शेकर अपने आप मेरे पास आ गया और फिर वापस अपनी जगह पर चला गया, मतलब वो खिसकता हुआ मेरे पास आया था और फिर वैसे ही वापस चला गया, गिरा नहीं था, वो सीधा खड़ा खड़ा सीधा। मैं और विशाल भाई दोनों उस शेकर को देख रहे थे। मैं जब तक इस चीज़ को समझकर अपने मोबाइल में कैद करता तब तक वो शेकर वापस जा चुका था और रुक गया था। दोस्तों, अगर वो ढलान की तरफ फिसल कर मेरी तरफ आया था तो फिर वापस नहीं जा सकता था। मैंने विशाल भाई से पूछा, ये क्या सीन है भाई? तो वो बोले, मेरे साथ ऐसा होता रहता है, मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। मैं पूरी बात सुनना चाहता था पर विशाल भाई ने कहा फिर कभी बताऊँगा। वो किस लिए बताने में हिचक रहे थे वो मुझे बाद में पता चला। फिर अभी 3-4 दिन पहले विशाल भाई अपनी कुर्सी पर बैठे थे और आंखें बंद करके नींद के झोंके ले रहे थे। यानी जो जिम के ओनर होते हैं उनकी नींद बहुत मुश्किल से पूरी हो पाती है, क्योंकि सुबह 5 बजे अपने घर से चलना, तो 6 बजे तक जिम आके खोल देना, फिर रात को 10 बजे बंद करके घर जाना, तो 11 बजे तक पहुँचना, खाना पीना, तो उस चक्कर में लेट हो जाते हैं, तो इनकी नींद पूरी कभी नहीं हो पाती है। तो बस बैठे बैठे कुर्सी पर अपने थोड़े नींद के झोंके ले रहे थे। मैं अपना वर्कआउट कर रहा था और अब की बार काउंटर पे बड़ा शेकर रखा था। पहले वाला जो शेकर था वो 500 ml का था और ये वाला 1000 ml का था और भारी भी था, इसमें भी पानी था। तो मेरी नज़र उस शेकर पर पड़ी, वो हल्के हल्के सरकता हुआ आगे आया। मैं उसके पास गया तो वो रुक गया। मैंने विशाल भाई से कहा, देखो आज ये वाला शेकर आगे आया है, पर उन्होंने उसे आगे आते देखा नहीं था। फिर मैंने उन्हें निशान दिखाया और मैंने कहा, आज बताओ ये सब हो क्या रहा है? तब उन्होंने कहा, ये चीज़ें मुझे ना जीने देंगी और ना मरने देंगी। हुआ ये था कि जिस घर में विशाल भाई पहले रहा करते थे वो इनके दादा का था, तो इनके दादा और उनकी फैमिली भी उसी घर में रहते थे और साथ में चाचा वगैरह भी रहते थे। एक दिन विशाल भाई के पिताजी और इनके चाचा का किसी बात पर झगड़ा हो गया था। विशाल भाई की उम्र उस वक्त करीब 24 साल थी। क्योंकि विशाल भाई शरीर से काफ़ी तगड़े थे तो उन्होंने अपने चाचा का कॉलर पकड़कर धक्का दे दिया और इनके चाचा दूर जाकर गिरे और उनके थोड़ी चोट भी लग गई। ये सब इनकी चाची भी देख रही थी और अपने पति को उठाती हुई वो बोली, विशाल, ना तुझे जीने दूंगी और ना तुझे मरने दूंगी, पर ऐसी बातों पर कौन ध्यान देता है? तो विशाल भाई ने गुस्से में बोला कि जा कर लियो जो तुझे करना है, जो तुझसे हो सके कर लियो जा। कुछ दिन बाद ये लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। इस घटना के करीब 6 महीने बाद विशाल भाई और इनके साथ 4 दोस्त अपनी गाड़ी से गोवा घूमने गए। गोवा में इन्होंने खूब मौज मस्ती करी, कसिनो में कुछ जुआ वगैरह भी खेला, जिसमें करीब इन्होंने 3.5 लाख रुपए जीते। ये लोग बहुत खुश थे। ये गोवा से जब वापस आ रहे थे तो गाड़ी विशाल भाई चला रहे थे। रात का वक्त था
अचानक गाड़ी के आगे एक बच्चा आ जाता है और उसे देखकर विशाल भाई का बैलेंस बिगड़ जाता है या उसे बचाने के लिए, और गाड़ी खाई में गिर जाती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गाड़ी इतनी ऊपर से खाई में गिरी थी, फिर भी विशाल भाई और इनके दोस्त बच गए थे। एक दोस्त को काफ़ी चोट आई थी जो काफ़ी सीरियस था, और किसी का हाथ टूट गया था, किसी का पैर टूट गया था, किसी के सिर में चोट आई थी। सबसे पहले गाड़ी में से जो बाहर निकले थे वो थे विशाल भाई, क्योंकि इनके खरोच भी नहीं आई थी। 2-3 घंटे बाद कुछ लोग इनकी मदद के लिए आते हैं और इन सबको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ इन सबके इलाज में और घर वापस आने में करीब इनके 5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। इन्होंने कसिनो में जीते थे 3.5 लाख रुपए, और इस हादसे में इनके खर्च हो गए 5 लाख रुपए। ये पहली बार था जब इन्हें वो लड़का दिखाई दिया था। अब विशाल भाई को लगातार सपनों में ये लड़का दिखाई देने लगा। इस लड़के की आंखें नहीं थी, बस आंखों की जगह काले काले गहरे गड्ढे थे। इसे सपनों में बार बार देखने से विशाल भाई को थोड़ी घबराहट होने लगती थी। ये जो विशाल भाई हैं, ये किसी तरह की पूजा पाठ नहीं करते और ना किसी मंदिर जाते हैं। अगर किसी मंदिर के आगे से गुजरें तो बाहर से ही हाथ जोड़कर आगे निकल जाते हैं। ये कह सकते हैं कि लगभग नास्तिक हैं। और विशाल भाई अपनी लाइफ में कुछ नकारात्मक चीज़ें महसूस कर रहे थे, क्योंकि थोड़े थोड़े ही उन दिनों में कुछ ना कुछ नुकसान होता ही जा रहा था। ये जहाँ जॉब कर रहे थे वो जॉब भी छूट जाती है। तब ये जिम खोलने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि ये जिम जाया करते थे, इन्हें जिम की अच्छी नॉलेज भी थी है और इनका शौक़ भी। तो इन्होंने वो जिम खोल लिया। कुछ वक्त बाद ही मैंने इनका जिम ज्वाइन कर लिया था। तो तब से मेरी इनसे जान पहचान हो गई थी। मैंने आपको बताया कि विशाल भाई की कमर में काफ़ी दर्द रहता था। फिजियोथेरेपी भी कराते थे और काफ़ी दवाई वगैरह भी खाते थे, पर वो दर्द ख़त्म नहीं हो रहा था। वो दर्द लगभग 8-9 साल से बना हुआ था। तब इन्होंने जिम भी नहीं खोला था। विशाल भाई स्क्वाट वर्कआउट काफ़ी कम वेट से लगाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 किलो, क्योंकि जब नीचे बैठकर वापस खड़े होते हैं तो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर काफ़ी जोर पड़ता है, और विशाल भाई को तो वैसे भी दर्द रहता था उस एरिया में। एक दिन मैंने देखा विशाल भाई 150 किलो से स्क्वाट लगा रहे थे। तो मैंने पूछ लिया, भाई अब दर्द नहीं हो रहा? तो उन्होंने कहा वो ठीक हो गया। मैंने पूछा कैसे? तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले वो अपने कुछ दोस्तों के साथ उज्जैन गए थे। वहाँ किसी मंदिर के बाहर कोई साधु बाबा बैठे थे जो लोगों का हाथ वगैरह देख रहे थे। विशाल भाई के कुछ दोस्त भी उन साधु बाबा को हाथ दिखाते हैं। वो हाथ तो दिखा रहे थे, पर वो अपना फ्यूचर या पास्ट जानने के लिए नहीं, बल्कि साधु बाबा से मौज मस्ती करने के लिए। पर वो साधु बाबा इनके दोस्तों की सारी बातें सच सच बताने लगे। तब इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि ये लोग विशाल भाई की शादी के बारे में पूछेंगे कि इनकी शादी कब होगी। जब विशाल भाई ने पूछा कि मेरी शादी कब होगी, तो वो बाबा विशाल भाई को देखकर हंसे और बोले, तेरी शादी तो हो चुकी है और तेरे तो बच्चे भी हैं। बाबा की ये बात बिल्कुल सच थी। फिर अचानक बाबा ने वो बात बोल दी जिससे ये सारे दोस्त बुरी तरह घबरा गए और डर गए। बाबा बोले, इसे तो उतार दे जिसे लेकर घूम रहा है। विशाल भाई कुछ समझे नहीं। विशाल भाई बोले, किसे उतार दूँ? तो वो बाबा बोले, तेरी पीठ पर जो बच्चा बैठा है इसे उतार दे। तुझे अपना शरीर भारी भारी नहीं लगता? तेरी कमर में दर्द नहीं रहता? ये बात सुनकर विशाल भाई का सिर चकरा गया और उन्होंने बाबा से सारी जानकारी लेना शुरू की। उस बाबा ने बताया कि किसी ने तेरे ऊपर तंत्र मंत्र के द्वारा इस बच्चे को तेरे पीछे लगा रखा है और ये हर वक्त तेरे साथ रहता है। इसकी नकारात्मक ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि तू कुछ भी काम या बिजनेस कर ले, ये तुझे कामयाब नहीं होने देगा। इसे तेरे पीछे तुझे मारने के लिए नहीं लगाया है, बस तुझे हमेशा परेशानियों में लगाए रखने के लिए लगाया है। बाबा ने एक माला विशाल भाई के गले में डाल दी जो अभिमंत्रित थी, यानी मंत्रों द्वारा सिद्ध थी, जिससे वो बच्चा उनकी पीठ से तो उतर गया और विशाल भाई को तुरंत ही शरीर में एक हल्कापन महसूस होने लगा
और कुछ ही दिनों में यानी करीब 7-8 दिनों में ही कमर का दर्द भी हमेशा के लिए गायब हो गया। वो बच्चा विशाल भाई के शरीर से तो उतर गया है, पर वो इतने ज़्यादा वक्त से इनके साथ था कि उसे पूरी तरह से भगाना आसान नहीं है। वो अभी भी विशाल भाई के आसपास ही रहता है, पर अब कम नज़र आता है। विशाल भाई अब पूजा पाठ भी करते हैं और हनुमान मंदिर भी जाते हैं। उस बाबा ने बताया था कि तुम्हारे किसी करीबी रिश्तेदार ने तुम पर ये तंत्र मंत्र कराया है, पर उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। पर विशाल भाई को अपने चाचा चाची पर शक है। उस बाबा ने विशाल भाई से सिर्फ हाथ देखने के पैसे लिए थे। वो माला और बाकी सारी बातें बताने के कुछ भी पैसे उन्होंने नहीं लिए थे। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी कोई दिक्कत हो शरीर में तो सबसे पहले डॉक्टर के जाओ। लेकिन ये डॉक्टर के पास काफ़ी टाइम से जा रहे थे, तो उसके बाद ये बाबा से मिले तो बस एक समझ लो कि अचानक ही मिल गए। कोई इनका मूड नहीं था ऐसा कि बाबा से मिलना, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ आपको कि मंदिर जाना, भगवान को मानना, ये बहुत कम था इनके अंदर। बस पूजा पाठ भी बस नाम मात्र के लिए कभी कभी किया करते थे। तो भैया इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।